Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, साइकोलॉजी की क्लास नंबर 60 हुई है। बुद्धि का टॉपिक पूरा हो चुका है। मैंने पीडीएफ भी डाल दी है। अगर डाउनलोड नहीं किए पीडीएफ तो पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करें। इतनी शानदार पीडीएफ है, आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है बुद्धि में से। और अब टॉपिक स्टार्ट किया है इकाई 3 में व्यक्तित्व। मित्रों, यूँ मान के चलिए व्यक्तित्व में से भी अगर एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तो आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो बाद में। लेकिन मेरे पूरे इतना ज़्यादा मैटर आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार और बहुत ही ऑथेंटिक मैटर। तो बिल्कुल व्यक्तित्व में से जो अभी आज की क्लास है इसमें से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, तो बिल्कुल क्लास को पूरी देखना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं व्यक्तित्व की क्लास को। व्यक्तित्व शब्द है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पर्सनैलिटी। क्लास फर्स्ट है ये। मित्रों, नॉर्मली आप किसी भी व्यक्ति को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। बाहरी रूप से देखकर आप अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताते हो तो ये बिल्कुल गलत है। बाहरी और आंतरिक दोनों कारकों से मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो बिल्कुल व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व का वर्गीकरण 13 प्रकार से तो आज मैं बता दूंगा, और 2 प्रकार का वर्गीकरण और बचेगा। एक तो कार्ल जुंग का वर्गीकरण आज नहीं बताऊंगा, और जो सिगमंड फ्रायड का वर्गीकरण है, इन दोनों के अलावा सारा वर्गीकरण बता दूंगा। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व के प्रकार सभी पढ़ने वाले हैं। तो साथियों क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से लेंगे इस टॉपिक को। मित्रों, व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी। अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जाता है व्यक्तित्व को। जो ये पर्सनैलिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बन जाता है कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एक शब्द आता है जिसका नाम है पर्सोना। तो साथियों, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये जो पर्सोना शब्द है इसका मतलब होता है मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न आपका आता है कि पर्सोना शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पर्सोना शब्द से। पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुखौटा कह दो, नकाब कह दो या नकली चेहरा आप इसको कह सकते हो। दोस्तों आगे देखते हैं। पर्सोना शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनान के नाटककार सिसरो ने किया। देखिए, जो पर्सोना शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? यूनान के एक नाटककार थे। नाटककार मतलब नाटक करने वाले। नाटक कौन सा? अभिनय की बात कर रहा हूँ। यूनिक भाई, ज़्यादा नाटक मत कर, वो वाला नाटक नहीं, जो अभिनय किया जाता है उसकी बात। तो एक नाटककार थे यूनान के जिसका नाम है सिसरो। सिसरो ने ही सबसे पहले पर्सोना शब्द का प्रयोग किया था। अतः सिसरो को ही व्यक्तित्व का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्सोना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सिसरो ने किया। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी शब्द ही क्या है? व्यक्तित्व। तो साथियों इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ बन जाता है कि पर्सनैलिटी शब्द जो है इसका जनक कौन है? तो मित्रों आपका राइट आंसर आएगा आपका सिसरो। व्यक्तित्व का जनक सिसरो को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। व्यक्तित्व व्यवहार इंटू वातावरण है। व्यवहार इंटू वातावरण का मतलब क्या? देखिए, व्यक्तित्व को शॉर्ट में कहा जाता है पी मतलब पर्सनैलिटी, व्यवहार को कहा जाता है बी मतलब बिहेवियर, और ई मतलब इन्वायरमेंट, अर्थात वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को ही व्यक्तित्व कहते हैं। ये इसका नॉर्मली इसकी परिभाषा निकलती है कि व्यक्ति वातावरण के साथ में जो व्यवहार करता है उसको ही व्यक्तित्व कहते हैं। वातावरण कोई सा भी हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो सकता है, धार्मिक वातावरण हो सकता है, कोई सा भी वातावरण जिसके प्रति व्यवहार करता है व्यक्ति उसको ही क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। अब व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, व्यक्तित्व की परिभाषाओं में मैंने आपको यहाँ 8-9 परिभाषा लिखाई है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो वॉटसन के अनुसार पढ़ने वाले हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो मित्रों, वॉटसन ने कहा है हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है।
जो कुछ भी कार्य आप करोगे वही आपका व्यक्तित्व है, ऐसा किसका कहना है? जेबी वॉटसन का। दूसरी परिभाषा आती है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ का कहना है व्यवहार के समस्त गुणों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार जो होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार, उसके समस्त जो गुण होते हैं उनका योग करना ही व्यक्तित्व कहलाता है, ऐसा वुडवर्थ का कहना है। नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हो, हालांकि मैं प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ आपको अवेलेबल कराता हूँ। तीसरा है वैलेंटाइन के अनुसार। तो वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां मतलब ऐसी प्रवृत्तियां जो जन्मजात होती है और जो अर्जित किया जाता है, इनका योग ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है वैलेंटाइन के अनुसार। चौथी परिभाषा देखेंगे मित्रों आलपोर्ट के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है ये डेफिनेशन। आलपोर्ट ने क्या कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक का मतलब होता है मानसिक और शारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। ये याद रखना, गत्यात्मक संगठन के बारे में सिर्फ आलपोर्ट ने बताया है, जो व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। मित्रों ये अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, ये शब्द आपको कहीं दिख जाए तो आपको वहाँ पर आलपोर्ट ही लगाना है परिभाषा में। तो मित्रों ये आलपोर्ट के अनुसार परिभाषा है। पांचवी परिभाषा देखेंगे साथियों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार देखिए क्या परिभाषा है? व्यक्तित्व का निर्धारण वंशानुक्रमिक व वातावरणीय कारकों के आधार पर होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानना है कि व्यक्तित्व का जो निर्धारण है वो जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है, इन कारकों के आधार पर इसका निर्धारण होता है। नेक्स्ट छठी परिभाषा है दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व एक आदर्श है, आत्मज्ञान है। तो देखो आत्मज्ञान, आदर्श, ऐसी बातें कौन करता है? दर्शन शास्त्र में तो ऐसी बातें की जाती है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण को आप इस प्रकार याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के वह गुण हैं जो समाज में उसका कार्य एवं पद निश्चित करते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण में देखो समाज शब्द आ रहा है, पद आ रहा है, तो ये सामाजिक चीजें ही तो है। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो। और आठवीं और अंतिम परिभाषा जो मैंने लिखी है यहाँ, वो है सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के वह गुण जो दूसरों पर विजय दिलाने में सहायक हो व्यक्तित्व में शामिल हैं। सामान्य दृष्टिकोण की ये परिभाषा है। तो मित्रों 8 परिभाषाएं मैंने आपको बताई है। ये भी बताया है कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई है, इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका जनक कौन है। तो आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे अपना टॉपिक आता है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को यहाँ से लगातार देखिए, आपके बहुत ही काम की चीज़ें यहाँ आने वाली है। तो मित्रों एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से बताऊंगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में किसके आधार पर? गुणों के। देखो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता में किसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ? तो आपका आंसर रहेगा गुणों के आधार पर। कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? 3 प्रकार के। देखते हैं तीनों प्रकार के व्यक्तियों को। पहला है सतोगुणी या सात्विक व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति जो सत्य या धर्म में विश्वास रखते हैं, जो लोग सत्य में, धर्म में विश्वास रखते हैं, उनमें सतोगुणी या सात्विक व्यक्तित्व पाया जाता है। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। दूसरा है रजोगुणी या राजिक। ऐसे व्यक्ति जो कर्म में विश्वास रखते हो, कार्य करने में, क्रिया करने में जो व्यक्ति विश्वास रखता है, उसको ही रजोगुणी या राजिक व्यक्तित्व कहा जाता है। और तीसरा है तमोगुणी या तामसिक। ऐसे व्यक्ति जो फल में विश्वास रखते हैं। किसमें? फल में विश्वास रखते हैं और बिना कर्म किए फल भोगने की इच्छा रखते हैं। मतलब आप इनको आलसी भी कह सकते हो। ठीक है, आलसी लोग होते हैं ना, जो बिना कार्य किए ही फल की इच्छा करते हैं। तो ऐसे लोगों में तमोगुणी या तामसिक व्यक्तित्व पाया जाता है। तो मित्रों आशा है आपको श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सतोगुणी या सात्विक, रजोगुणी या राजिक और तमोगुणी या तामसिक।
तो प्रश्न ऐसे बन जाता है यहाँ से कि श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया है। तो ये तीनों तो बताए हैं और इसके अलावा जो चौथा विकल्प रहेगा वो नहीं बताया है। और यहाँ पे यूँ भी पूछ सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको सत्य और धर्म में विश्वास होता है वो कौन सा व्यक्तित्व होता है उनका। तो आपका आंसर रहेगा सतोगुणी या सात्विक। तो ऐसे किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रकार देखेंगे मित्रों, दूसरा प्रकार आता है विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स के अनुसार भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। इन्होंने प्रकृति अथवा स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं। पहला है सुहृदय और दूसरा है कुहृदय। सुहृदय का मतलब जिसका हृदय अच्छा हो, कुहृदय का मतलब जिसका हृदय बुरा हो। अच्छा बुरा का मतलब क्या हुआ कि दूसरों के प्रति जो प्रेम का भाव रखे, दूसरों से जो दुश्मनी नहीं करे, दूसरों को जो भला चाहे, तो ऐसे लोग तो सुहृदय, और इसके विपरीत कुहृदय। तो ये वर्गीकरण किसका है? ये वर्गीकरण है विलियम जेम्स का। किसके आधार पर किया? प्रकृति या स्वभाव के आधार पर। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तीसरा प्रकार है मित्रों आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 भागों में किया है और ये वर्गीकरण प्रभाव के आधार पर किया है। किसके आधार पर? प्रभाव के आधार पर। पहला है अधीनस्थ और दूसरा है प्रभुतापूर्ण। अधीनस्थ व्यक्ति वह होते हैं जो दूसरों के अधीन रहना पसंद करते हैं, दूसरों के द्वारा जो नियंत्रित रहते हैं। प्रभुतापूर्ण व्यक्तित्व वह रहते हैं जो दूसरों के अधीन न होकर स्वयं ही जो बादशाह की तरह जीते, राजा की तरह जीते हैं, जिन पर दूसरों का नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों में प्रभुतापूर्ण व्यक्तित्व पाया जाता है। मित्रों चौथा प्रकार आता है हेंस आइंजैक के अनुसार। पिछली बार यहाँ पे रिट 2018 में ये क्वेश्चन आया था। हेंस आइंजैक के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। तो इन्होंने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो है अंतर्मुक्ता और एक है बहिर्मुक्ता। तो देखो एक नाम आता है कार्ल जुंग। क्या आता है? कार्ल जुंग या कार्ल जंग या फिर कार्ल युंग या कार्ल यंग, इस प्रकार से नाम आता है। 3-4 नाम है लेकिन एक ही व्यक्ति के हैं। तो उन्होंने भी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी बताए हैं। लेकिन अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता किसने बताए? हेंस आइंजैक ने। अंतर्मुक्ता मतलब जो खुद में ही लीन रहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में ये इनको संकोच होता है, ऐसे व्यक्ति तो अंतर्मुखी। बहिर्मुखता का मतलब ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं, दूसरों लोगों से बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखता वाले होते हैं। 5वां प्रकार आता है साथियों थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने कल्पना या विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। स्थूल विचारक, गहन विचारक और संप्रत्यय विचारक। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख सकते हो जो आपने नहीं पढ़ा है। मित्रों मेरे हिसाब से मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे, चाहे वो कितनी भी बड़ी संस्था का यूट्यूब चैनल हो, इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उनको पता है कि एक बार में सारा पढ़ा देंगे तो बाद में कौन देखेगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मित्रों थॉर्नडाइक ने कल्पना या विचारों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। स्थूल विचारक, गहन विचारक, संप्रत्यय विचारक। स्थूल विचारक का मतलब है ऐसे व्यक्तित्व जो किसी भी बात पर ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो तो स्थूल विचारक। गहन विचारक प्रत्येक बात पर गहनता से विचार करते हैं। संप्रत्यय विचारक प्रत्येक संप्रत्यय को क्लियर करते हैं। तो मित्रों ये 3 प्रकार है थॉर्नडाइक के अनुसार। 6वां प्रकार आता है साथियों रोजमैन के अनुसार। रोजमैन ने भी स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, ए प्रकार और बी प्रकार। तो नॉर्मली इसमें से प्रश्न बन सकता है कि रोजमैन ने व्यक्तित्व का कितने भागों में वर्गीकरण किया है? 2 भागों में, ए प्रकार और बी प्रकार। किसने बताए? रोजमैन ने बताए। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 7वां वर्गीकरण आता है मित्रों भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। भारतीय आयुर्वेद ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व का 3 भागों में वर्गीकरण किया है, कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। किसने बताया? ये भारतीय आयुर्वेद ने ये बताया है। देखिए मित्रों कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय आयुर्वेद ने
व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 3 भागों में किया है। अब इनको मैं आगे जो सिद्धांत आएंगे वहाँ पर बिल्कुल डिटेल से पढ़ा दूंगा। 8वां वर्गीकरण आता है मित्रों हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। देखो इसमें से भी प्रश्न आ चुका है, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसने किया है? हिप्पोक्रेट्स ने किया है। देखिए साथियों, हिप्पोक्रेट्स ने संवेगात्मक आधार पर 400 व्यक्तियों का अध्ययन करके 400 ईस्वी पूर्व व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। तो देखो हिप्पोक्रेट्स में 4 शब्द बहुत कॉमन आ रहा है। 400 व्यक्तियों पर अध्ययन किया, 400 ईस्वी पूर्व बताया, 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? एक और बात, हिप्पोक्रेट्स का जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का, ये सबसे प्राचीन वर्गीकरण है। सबसे प्राचीन वर्गीकरण व्यक्तित्व का किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स ने दिया है। एक तो है कप पित्त वाले, दूसरा है काले पित्त वाले, तीसरा है पीले पित्त वाले और चौथा है अधिक रुधिर वाले। मैं एक सारणी बनाऊंगा जिसमें से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये कप पित्त, वात, काला रुधिर, पीले पित्त, सभी चीज़ें 100% क्लियर कर दूंगा। तो मित्रों यहाँ से भी प्रश्न ये बनेगा कि व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसका है? हिप्पोक्रेट्स का। हिप्पोक्रेट्स ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? संवेगात्मक आधार पर। हिप्पोक्रेट्स ने जो वर्गीकरण किया उसमें व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 4। कप पित्त वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले। मित्रों 9वां वर्गीकरण आता है गालिन के अनुसार। गालिन ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। एक तो मंद स्वभाव वाले व्यक्ति, एक खिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति, एक क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति और एक आशामय स्वभाव वाले व्यक्ति। तो देखिए जो मंद स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं ये ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। जो खिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं ये हर बात पे चिड़चिड़ापन इनमें पैदा होता है। जो क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं ये हर बात पर क्रोध करते हैं। और जो आशामय स्वभाव वाले व्यक्तित्व होते हैं वो कोई भी मुसीबत आ जाए तो उनमें एक आशा रहती है कि मैं इसको सोल्व कर लूँगा। नेक्स्ट वर्गीकरण देखेंगे मित्रों, 10वां वर्गीकरण आता है टर्मन के अनुसार। अब देखो मैंने बुद्धि का जो टॉपिक पढ़ाया था आपको वहाँ पर, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पर टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि के आधार पर 9 प्रकार के बालक पढ़ाए थे। तो 9 प्रकार के बालक ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण है टर्मन के अनुसार। जड़ बुद्धि बालक, मूढ़ बुद्धि बालक, मूर्ख बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, प्रखर बुद्धि बालक, सर्जनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक। इनको तो मैं बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा चुका हूँ, इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और मित्रों आपने अगर बुद्धि की PDF डाउनलोड नहीं की है तो उस PDF को एक बार जरूर डाउनलोड करें। 11वां वर्गीकरण आता है साथियों आइजैक केटल। देखो हेंस आइजैक अलग है और आइजैक केटल अलग है। आइजैक केटल ने शीलगुण के आधार पर व्यक्तित्व के 12 प्रकार बताए, जबकि हेंस आइजैक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 भागों में किया था। 12वां प्रकार है एबिंगहॉस के अनुसार। एबिंगहॉस ने उपयोग के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, सार्थक व्यक्तित्व और निरर्थक व्यक्तित्व। ये बताने वाले कौन थे? एबिंगहॉस थे। और मित्रों आज का जो अंतिम वर्गीकरण लिखा है रोस के अनुसार, इन्होंने भावनाओं के आधार पर 3 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं, ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, भावात्मक व्यक्तित्व, क्रियात्मक व्यक्तित्व। अभी व्यक्तित्व के 2 वर्गीकरण बच रहे हैं, एक तो कार्ल जुंग का वर्गीकरण बच रहा है और एक सिगमंड फ्रायड का वर्गीकरण बच रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, 100% इन दोनों में से प्रश्न जरूर आता है। और आज की क्लास भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो मित्रों कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। साइकोलॉजी का टेस्ट अपलोड कर दिया है, बुद्धि का जो PDF है वो अपलोड किया है, संस्कृत टीचिंग मेथड का जो वीडियो है वो भी अपलोड आज मैंने कर दिया है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।